नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार लॉ सीखो के साथ में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूँ। आपके लिए दैनिक समाचार विश्लेषण रोज़ लेकर आता हूँ। अगर आपको कोई समाचार विश्लेषण से लेकर कोई सुझाव है, कोई आपके प्रश्न हैं, कोई आपकी क्वेरीज है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं सीधे ट्विटर और लिंक्डइन के माध्यम से जुड़ के। ट्विटर पे आप मुझे खुश पवार सर्च करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक्डइन पे आप खुशवंत पवार सर्च करके मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये बात करता है इनफोर्स डिसअपियरेंस के बारे में। इनफोर्स डिसअपियरेंस क्या होती है? किसी भी नरसंहार के बारे में, या जब भी किसी माइनॉरिटी पे ज्यादती होती है, किसी ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग पे ज्यादती होती है, तो ये देखने को मिलता है कि उस समुदाय के बहुत सारे लोग जबरन गायब कर दिए जाते हैं। तो उसी पर ये आर्टिकल है। म्यांमार में जो इंसिडेंट हुआ है उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में जो हमारा आज का दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है कि कोविड महामारी के दौर में हमें देखने को मिला कि हमारे पास में जितने संसाधन थे, जितने मेडिकल संसाधन थे, ये अपने आप में कम पड़ गए। तो डॉक्टर्स को बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़े ऑन स्पॉट, जिसके चलते हुए आगे चलकर वो लिटिगेशन में या कानूनी पचड़ों में पड़ सकते हैं, कानूनी केसेस में पड़ सकते हैं। तो उसी पर बात करता है ये आर्टिकल कि हमारी सरकारों को, हमारे स्टेट को किस तरीके के कदम उठाने चाहिए, कानूनों में क्या बदलाव लाने चाहिए समय को देखते हुए। अंत में न्यूज़ इन फ्लैश है जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हुए यह है कि हाइपोक्सिया के संबंध में निम्न में से कौन से स्टेटमेंट, कौन से वाक्य सही है? आपका ऑप्शन ए है, हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे ब्लड में या टिश्यू लेवल पर, हमारी बॉडी में टिश्यू लेवल पर बराबर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ऑप्शन बी है, हाइपोक्सिया हाइपोएक्सेमिया के समानी होती है। ऑप्शन सी है। ऑप्शन ए और बी दोनों, ये ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज के वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो यह है कि कोविड के इस दौर में हमें देखने को मिला कि जिस तरीके से कोविड बढ़ा, तो यहाँ पर जो हमारे मेडिकल संसाधन थे वो वैसे ही अपने आप में अपर्याप्त थे, और जिस तरीके से केसेस कोविड के बढ़े उससे ये देखने को मिला कि यहाँ पर डॉक्टर्स को ऐसे डिसीजन लेने पड़े जिसमें दो पेशेंट्स में से किसको उपचार देना या किसको संसाधन देना, वेंटिलेटर देना या ऑक्सीजन देना, ऐसे कदम डॉक्टरों के द्वारा ऐसे निर्णय लिए गए। अब इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उठ सकते हैं, तो इस पर आपको एक आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए हमारा जो पहला आर्टिकल है उसके बारे में बात करते हैं। म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, वहाँ पर जो डेमोक्रेसी की बहाली हो रही थी उसको पलटते हुए, उसका तख्ता पलट करते हुए सैन्य शासन जो है यहाँ पर वापस पुनः लग गया है। तो म्यांमार में यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन इन्फोर्स्ड और इनवॉलंटरी डिसअपियरेंस WGEID, इनको कई रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चला है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जबरन गायब कर दिया जा रहा है। उनके जो फैमिली मेंबर है, विक्टिम जिन्हें गायब कर दिया गया है, उनके द्वारा ये कंप्लेन मिली है। इसके माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से यूएन वर्किंग ग्रुप यहाँ पर सामने आई है। तो क्या होता है इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस, जबरन गायब करना? तो अगर यहाँ पर देखें, उदाहरण के माध्यम से समझे, तो जब भी किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जबरन गायब कर दिया जाता है, उन पर ज्यादती करने के लिए उनके समुदाय के लोगों को गायब कर दिया जाता है। अब इसमें अगर बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर उन लोगों की मृत्यु, उन लोगों की हत्या कर दी जाती है। जैसे चीन का अगर हम उदाहरण लें तो जिनजियांग जो उइगुर ऑटोनोमस रीजन है, इसमें ये देखने को मिला है कि उइगुर समुदाय ये एक मुस्लिम समुदाय है। इनके लोगों को यहाँ पर री एजुकेट करने के लिए कहा जाता है चीन की तरफ से कि हम इनको री एजुकेट कर रहे हैं कि आतंकवाद ना फैलाए, लेकिन देखने को ये मिलता है कि इनको जेलों में डाल दिया जाता है, इनको प्रताड़ित कर दिया जाता है, इनकी हत्या कर दी जाती है, और कई लोग जो है इस समुदाय के गायब हो जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। श्रीलंका में भी अगर हम देखें तो श्रीलंका में भी जो घरेलू, जो इनकी आंतरिक
हिंसा हुई यहाँ पर तमिल और सिंहली समुदायों के बीच में, उसके बाद में भी ये देखने को मिला कि काफ़ी ज़्यादा तमिल समुदाय के जो लोग हैं वो ऐसे ही गायब हो गए। यही चीज़ जो है हमें अर्जेंटीना में भी देखने को मिलती है। जब अर्जेंटीना में एक दमनकारी शासन चल रहा था 1970 और 80 के दशक में, तब सबसे ज़्यादा फोर्स डिसअपियरेंस, जबरन गायब करने वाली गतिविधियाँ देखने को मिली। तो यहाँ पर इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस क्या होती है वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आज़ादी है उससे डेप्रीवेशन हो, वो जबरन छीनी गई आज़ादी हो जो इंडिविजुअल्स को मिली होती है। उसके अलावा यहाँ पर देयर आर ग्राउंड्स फॉर सीकिंग गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्ट। यहाँ पर गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके पीछे जब जो लोग गायब हो रहे हैं इसके पीछे गवर्नमेंट जवाबदेह होती है, ये माना कि एक दूसरा एलिमेंट माना जाता है। उसके अलावा सच एक्ट अकर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट कंटिन्यूस रिफ्यूजल टू टेक रिलेवेंट एक्शन। और ये तभी होता है जब स्टेट, राज्य, राष्ट्र जो है, सरकारें जो है ज़रूरी कदम नहीं उठा पाती है। तो अगर रेमेडी देखें, क्या उपचार है इसके, सबसे पहला है डिक्लेरेशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम इन्फोर्स डिसअपियरेंस। तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है जिसको अभी सारे देश ने लागू नहीं करा है, तो इसको लागू करना वैश्विक लेवल पे और हर देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1992 का ये डिक्लेरेशन है। उसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम ईडी 2006 का ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है। इसे 2010 में इफेक्टिव बनाया गया और अगर अभी तक देखें तो केवल 63 ही मेंबर है, केवल 63 स्टेट मेंबर है जो इस कन्वेंशन से जुड़े हैं। तो ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश इससे और जुड़े, खासकर जो एशियाई देश है इन्हें जुड़ना ज़रूरी है। क्योंकि अगर फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों का उदाहरण ले तो यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा फोर्स्ड या इन्फोर्स यहाँ पे डिसअपियरेंस देखने को मिलता है। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं। ये आर्टिकल कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में, महामारी के बारे में है और हमारे डॉक्टर्स और पेशेंट से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि कितना शॉर्टेज हुआ संसाधन का, कितना शॉर्टेज चल रहा है, कितनी कमी चल रही है संसाधनों की, मेडिकल उपकरणों की। वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स नहीं है, ड्रग्स नहीं है। यहाँ पर डॉक्टरों के सामने ये प्रश्न कई बार खड़ा हो गया कि अगर हमारे पास में एक वेंटिलेटर और हमारे पास में 4 पेशेंट आए हुए तो ये वेंटिलेटर किसको देना। ऐसे बहुत से प्रश्न जो है वो डॉक्टरों के सामने आए हैं। डॉक्टरों ने उसी वक्त उससे लेकर डिसीजन लिया हुआ है। अब अगर हम मेडिकल एथिक्स देखें तो उसके अनुसार कुछ ऐसे कदम डॉक्टर्स ने उठाए हैं जो कि हमारे संविधान के हिसाब से नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले, हाउ डज अ clinician determine which patient to treat without violating his legal, ethical and moral duties। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है, कौन से पेशेंट को, कौन से जो मरीज है उसको उपचार दिया जाए कानूनी और नैतिक रूप से। क्या कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है यहाँ पे डॉक्टर की या जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसकी। सबसे पहला मेडिको लीगल क्वेश्चन यही है। दूसरा ये आता है कि कौन से पैरामीटर, कौन से विभिन्न आयाम हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए जब भी विभिन्न लोगों की जीवन हम बचाते हैं। उसके अलावा हु डिसाइड्स whom टू अलॉट अ वेंटिलेटर। जैसे वेंटिलेटर का उदाहरण दिया जाए तो किसको कब वेंटिलेटर अलॉट करना है, किसको देना है वेंटिलेटर या कोई मेडिकल संसाधन, ये कौन डिसाइड करेगा और कैसे डिसाइड करेगा, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। उसके अलावा अगर मेडिकल इथिक्स देखें तो ऐसा माना जाता है कि जो यंगर पेशेंट है उसे प्रेफरेंस देना चाहिए ओवर जो ऐसा पेशेंट हो जिसकी आयु ज़्यादा हो, जो वृद्ध पेशेंट हो। तो बात ये आती है कि क्या ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अनुरूप है। तो इसका उत्तर तो नहीं होगा, लेकिन मेडिकल एथिक्स में डॉक्टर्स को ये बताया जाता है कि आप यंगर लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दें क्योंकि उनसे उनकी फैमिली जुड़ी होती है और बहुत सारे लोग उन पर डिपेंडेंट होते हैं एज कम्पेयर टू जो वृद्ध जनसंख्या होती है या वृद्ध मरीज होता है उनके अनुरूप। उसके अलावा सेक्शन 4 जो है, जो प्रावधान हमें एपिडेमिक डिसीज एक्ट में देखने को मिलता है, इसके अंतर्गत ये एक एग्जम्पशन मिला रहता है, एक शील्ड मिली रहती है डॉक्टर्स को कि अगर गुड फेथ में डॉक्टर्स के साथ ही साथ अगर जो
हमारे ब्यूरोक्रेट है, पब्लिक ऑफिसर्स हैं, इन्हें भी ये शील्ड मिली रहती है, ये सुरक्षा मिली रहती है कि अगर वो गुड फेथ में अच्छे के लिए कोई कदम उठाते हैं तो इनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएंगी। तो क्या ये डॉक्टर्स के केसेस में भी एप्लीकेबल होगा, ये भी अपने आप में एक सवाल होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, इसके अलावा भी बहुत से प्रश्न हैं जो कि हो सकता है कि लिटिगेशन को, कानूनी केसेस को जन्म दे सके और हो सकता है कि लंबे समय तक कुछ डॉक्टर्स इनमें ही अटके रहे। तो अपने आप में डॉक्टर्स को जितना पता था उस हिसाब से डॉक्टर्स ने तो उपचार करा है, लेकिन हमारे देश में एक प्रॉपर कानून या गाइडलाइन की कमी है जिसके चलते हुए डॉक्टर्स ने अपने डिस्क्रिप्शन पे ज़्यादा फैसले लिए हैं। उसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ केयर की अगर हम बात करें कि जो देखभाल होता है उसके मानक क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले व्हाट अ मिनिमल कॉम्पिटेंट फिजिशियन इन द सेम फील्ड वुड डू अ सेम सिचुएशन वेयर देयर आर द सेम रिसोर्सेज। तो जब समान संसाधन होंगे तो एक कॉम्पिटेंट फिजिशियन जो है, एक कॉम्पिटेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, वो क्या कदम उठाएगा। एक डॉक्टर जो है उतना ही पढ़ा लिखा हुआ, उतना ही समझदार डॉक्टर, सामान्य रूप से पढ़ा लिखा और समझदार डॉक्टर जो कदम उठाएगा वो कदम उठाना देखभाल का एक सबसे पहला मानक होता है। उसके अलावा हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो कि देखभाल के मानक स्टैंडर्ड ऑफ केयर को यहाँ पर डिफाइन करता है। यहाँ पर अगर हम एपिडेमिक डिसीज एक्ट पर रिलायंस करें, उस पर अगर निर्भर करें, तो हमको ये देखने को मिलेगा कि ये औपनिवेशिक काल का कानून है जो कि हमारे संविधान के जो सिद्धांत है उसके विपरीत जाता है। यूएस में देखें तो क्राइसिस स्टैंडर्ड ऑफ केयर अपने आप में देखभाल के मानक तय करने के लिए गाइडलाइंस प्रॉपर दी हुई है जिसके अनुसार डॉक्टर उसे फॉलो करता है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि हम ऐसे कोई ऑर्डिनेंस, लॉ या रेगुलेशन के साथ में आ पाए जो विभिन्न मेडिको लीगल जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दे सके। चलिए, तो अब आते हैं न्यूज़ इन फ्लैश की ओर। तमिल वॉर मेमोरियल जो है इसे वैंडलाइज किया गया है श्रीलंका में। वॉर मेमोरियल जो होते हैं ये स्मृति चिन्ह होते हैं लोगों के बलिदान के। तो ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी और कुछ इंसिडेंट ऐसे देखने को मिले हैं कि जो तमिल सिटीजन ने जो अपनी ज़िंदगी कुर्बान करी हुई है ये नरसंहार में, उनकी याद में जो उनकी शहादत में जो स्मृति चिन्ह बनाए गए थे उनको हानि पहुंचाई गई है। तो ये हानि पहुंचाई गई है नॉर्थर्न मुल्लीवेटू जो जगह है श्रीलंका में, वहाँ पर। तो यहाँ पर द मुल्लीवेकल वॉर रिमेम्बरेंस कमेटी ने आवाज़ उठाई है क्योंकि ये अपने आप में कोई पहला इंसिडेंट नहीं हुआ है और जो तमिल लोगों के अधिकार है उनके अनुसार ये उस पर एक बहुत बड़ा हमला है। तो अगर हम सिविल वॉर देखें, यहाँ पर जो आंतरिक गृह युद्ध हुआ था श्रीलंका में तमिल और सिंहली समुदाय के बीच में, तो 18 मई 2009 में मेमोरियल डे बनाया जाता है जो तमिल सिविलियंस थे, जो तमिल नागरिक थे श्रीलंका की, उनकी शहादत में। जो लोग इस गृह युद्ध में मारे गए, उनको गिरफ्तार किया गया, जिनकी मृत्यु हुई मुल्लीवक्कल जगह पर। ये एक शहर है, ये एक यहाँ पर रीजन कहलाता है श्रीलंका में। तो यहाँ पर लिट्टे जो थी उनके द्वारा काफ़ी जो तमिल लोग थे, तमिल सिविलियन से नागरिक थे, उन पर हमला किया गया था। तो चलिए, आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।